मजबूरी। ये चैप्टर आईएससी का चैप्टर नंबर 10 है, जो गद्य संकलन के अंतर्गत अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम मजबूरी है और रचयिता है मनु भंडारी। इस पाठ में लेखक ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय को उभारा है, जो कि आज के समाज का, आधुनिक युग का एक अत्यंत ही ज्वलंत समस्या है। समस्या अगर हम लोग देखें, कहानी को अलग रख के अगर हम इस समस्या को देखें तो हम देखेंगे, हम जानते हैं हम अपने बच्चों के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, उन्हें उनकी परवरिश करते, मेहनत करते। क्या हर माता पिता अपने मन में इस आस को लिए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन यही बेटा, यही संतान, जब ये लोग अपने सहारों को ढूंढ कर, जब अपने जीवन को प्रतिष्ठित करके आगे बढ़ जाते हैं, तो वो पीछे छोड़ जाते हैं अपने माता पिता को, जो प्रौढ़ हो चुके होते हैं, जिनमें अब वो शक्ति नहीं होती है कि वे अपने कामों को भी सही ढंग से कर सके, और ना ही वे कुछ अन्य काम करने की क्षमता उनमें होती है। बस वे आस लगाए रहते हैं अपने बच्चों की, कब वे उनके बच्चे आएंगे, कब उनका हाथ थामेंगे। इस कहानी में भी इसी बात को उभारा गया एक बूढ़ी माँ के जरिए, जिसको अम्मा कहकर यहाँ संबोधित किया गया है। इस कहानी को पढ़ते हुए या इस कहानी के विषय वस्तु को जानते हुए हम देखेंगे किस तरह ये कहानी जो लिखी गई है बहुत पहले, लेकिन किस तरह आज के समाज में, आधुनिक युग में ये कहानी इतना ज़्यादा सटीक बैठता है। यहाँ अम्मा जो है वो गांव में रहती है, कर्म क्षमता, कार्य क्षमता उनकी कम हो चुकी है। अब वो अपने कामों को भी सही ढंग से नहीं कर पाती है और अकेली जीवन वो बिता रही है। पति है, वे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। नौकरानी नर्मदा है, जो हर काम में उनका हाथ बटाती है, उनका साथ देती है। लेकिन कहीं पर उनके अंदर एक खालीपन है, और वो खालीपन किस लिए है? अपने बेटे के लिए, जो कि जिसका नाम रामेश्वर है, और जो पढ़ाई करके अपने ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए वो गांव छोड़कर मुंबई की ओर रवाना हो गया है। वहाँ जाकर उसने अपना परिवार बसा लिया है, वहाँ काम करता है। और माँ है कि इस गांव में वो आज 3 साल से अकेली पड़ी हुई है। बेटे के पास समय नहीं है कि वो आकर अपनी माँ से मिल सके, क्योंकि माँ सदैव ही जो है उसके लिए मानो अब वो सामान बन चुकी है, जिनको महत्व देना ऐसा लग रहा है उसके उसके कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। तो इस कहानी में बेटे के कर्तव्य परायण हमारे संतान कितने होते हैं वो भी दर्शाया गया है। किस प्रकार बेटा भूल जाता है कि माँ के लिए भी मेरा कर्तव्य है। बच्चे भूल जाते कि ये भी हमारा ही दायित्व है। तो माँ बेचारी अकेली है, लेकिन अब अचानक माँ की याद आ जाती है, और रामेश्वर अपनी पत्नी और अपना बड़ा बेटा, जिसका नाम है बेटू, उसे लिए वे तीनों गांव आते हैं। माँ तो अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है, मानो उनके उनके हाथ में किसी ने चांद थमा दिया हो। सब अब मतलब वो जो चाहेगी शायद वही मिल जाएगा। लेकिन जो काम करती है नर्मदा, वो इस बात से बहुत क्रोधित है कि जहाँ तुम्हें घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वहाँ तुम हर काम को खुद कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा आने वाला है। वही बेटा जो 3 सालों से नहीं आया है, और आज उसके आने की खुशी में तुम हर काम दौड़ दौड़ के कर रही हो, जैसे मानो तुम्हारी तबीयत ही खराब नहीं है, मानो तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं है। इससे अब माँ क्रोधित हो जाती है और नर्मदा को चुप रहने के लिए कहती है। दूध वाले को बता देना कि घर में बच्चा आने वाला है, जल्दी दूध दे जा करना। नर्मदा से कहना कि वो वहीं रह जाए, क्योंकि घर में सब आ रहे हैं बच्चे सहित, घर में बहुत काम होगा। चलिए, सब माँ कर लेती। माँ भूल जाती है इन 3 सालों में बेटे ने क्या किया। क्या माँ के बारे में वो कितना बार माँ की हालचाल को पूछा है? इन 3 सालों में क्या उसे लगा नहीं है कि वो जाए और माँ से मिलाए? नहीं। लेकिन एक माँ का हृदय ये नहीं सोच सकता है। आखिर माँ तो माँ है। माँ जो है अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है, उसका मन जो है मानो खुशियों से झूम उठता है कि उसका बेटा आने वाला है।
और साथ ही में बेटू जो उनका पोता है, क्योंकि हमेशा ही असल से सूद प्यारा होता है। तो माँ प्रसन्न हो जाती है, खुश है। चलिए वे आ जाते हैं गांव माँ से मिलने के लिए। माँ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब बहू समय निकाल कर, क्योंकि बहू को दूसरा बच्चा होने वाला है और बहू के लिए दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल है, इसलिए बहू अपने बड़े बेटू को माँ के पास, अपना सास के पास रख कर जाना चाहती है, जिससे मानो फिर से और एक चमत्कार जिसे हो जाता है। अब तक जिन आशाओं से, जिन इच्छाओं से, जिन प्यार से वो वंचित थी, मानो रामेश्वर उनसे छीन गया था। लेकिन बेटू ने मानो वो सब बेटू जो है वे सारी खुशियां लाकर आज अम्मा की झोली में डाल दिया हो। सास जो है मानो बिना कुछ मांगे ही अपनी बहू से सब कुछ पा जाती है और वो बार बार अपनी बहू को यही याद दिलाती है कि बेटू को तुम मेरे पास रख के जाओ। लेकिन जो इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाती है, जिसकी तबीयत जो है इतनी नासाज रहती कि उसे संभालने वाला कोई नहीं है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथ में दर्द, वो कैसे एक बच्चे को संभाल पाए। लेकिन अब मानो वो ये प्रमाणित करना चाहती है जैसे उससे सब कुछ हो जाएगा, जैसे वो सब कुछ कर पाएगी। और वो अपने आप को तैयार करती है अपने बेटू को अपने घर में रखने के लिए, वो सभी कार्य करने के लिए जो कार्य अब तक वो सब कुछ सालों पहले भुला बैठी थी। और वो रामेश्वर के प्रति और अपनी बहू के प्रति मानो एक तरह से कृतज्ञ हो जाती है, क्योंकि उसका जो आंचल, वो जो आंगन सूना पड़ा था, अब मानो फिर वो किलकारियों से गूंज उठेगा। रामेश्वर से ये कहने पर रामेश्वर भी कुछ नहीं कहता है। ठीक है, माँ के मन की आस जो है आज पूरी होने वाली। और अम्मा अपनी बहू से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा रामेश्वर छीन तो लिया था, लेकिन तुमने मुझे बेटू लौटा दिया है। तो ये मानो उनके लिए कोई बोझ या तनाव नहीं, ये मानो उनके सारे तनाव और दुखों का अंत है, जो बेटू के रूप में सपना होकर मानो उनके सामने आ जाया है। और वो अपनी सारी इन खुशियों को मानो बेटू में ही वो देख रही थी। अब मानो बेटू ही उनका संपूर्ण संसार और जगत बन गया था। यहाँ तक कि बेटू को समय से खाना खिलाना, बेटू की देख रेख, सबके लिए वो सब कुछ सीख जाती है। घड़ी देखना सीख जाती है, बोतल से बेटू को दूध पिलाना सीख जाती है, सब कुछ सीख जाती है। लेकिन ये नहीं सीखती है कि शहर में पला बड़ा एक बच्चा, उसकी परवरिश कैसी होनी चाहिए। और यहीं पर कहानी में मानो एक फिर से जो है मोड़ आता है, जहाँ एक माँ अपनी छोटे बेटे को लेकर जब वो गांव लौटती है, अर्थात बेटू की माँ, वो आकर एक बहुत ही बोल सकते अंतर उसे दिखाई देता है। और वो अंतर क्या है कि बड़ा बेटा जो है, बड़ा होते हुए भी उसे कुछ नहीं आता है, बस जिद्दी बन गया है, इधर उधर भागना, हर सामान के मांगते ही अम्मा का उसे दे देना। लेकिन ना पढ़ाई लिखाई, ना सभ्यता, ना कुछ उसमें अब है, क्योंकि उसे ये सिखाने वाली अम्मा उसे तो प्यार और दुलार से पाल रही थी। उसे पता ही नहीं कि एक 4 साल के बच्चे को स्कूल भी भेजना चाहिए। उसके लिए तो ये मानो आसमान जैसे अब उसके सिर पर टूट पड़ा हो कि ये इतना छोटा बच्चा स्कूल क्यों जाएगा। जबकि उसका छोटा भाई बेटू का वो कविता बोलना सीख गया था, अच्छे से बात बोलना, तमीज़, व्यवहार, सब कुछ, जो एक माँ के लिए अत्यंत ही गर्व की बात है। लेकिन बेटू को देखते उस माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने मन बना लिया कि वो बेटू को लेकर शहर चली जाएगी। फिर से अम्मा का आंचल सूना पड़ गया। अम्मा रोने लगी। बेटू को लेकर माँ तो चली जाती है, लेकिन बेटू का वहाँ जाते ही बुखार होना, अम्मा के बारे में सोच सोच कर रोना। फिर अम्मा जो है वहाँ काम करने वाले एक लड़के को वहाँ भेजते कि जाओ बेटू को लेकर आओ, बेटू कैसा है देख कर आओ।
जब वो शहर जाता है, क्योंकि अब बेटू को लेकर उसकी माँ वहीं पास अपने मायके नहीं अब मुंबई चली जाती है, जहाँ अम्मा का जाना संभव नहीं था। ये मानो एक माँ के ममता को प्यार का गला घोटना था। बेटू में ही अम्मा ने अपना सब कुछ देखा था, लेकिन बेटू के बम्बई जाते ही जब अम्मा उस लड़के को वहाँ भेजती कि बेटू कैसा है देख के आओ, क्योंकि जब वो पहली बार गया था वो बुखार से तड़प रहा था, अम्मा के बिना उसे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बार बेटू और वैसा नहीं रहा। अब वो अपने दोस्तों को पाकर वो अम्मा को, गांव को, सब कुछ वो भुला बैठा था। और यहाँ गांव में अम्मा फिर से अकेली हो जाती है और अपने बेटू को याद करके फिर सूनेपन में ही उसका जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार हमारे समाज में ऐसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो इस तरह अपने जीवन को अकेलेपन में बिताते, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं होता है। बस उनका सहारा जो है वो उनसे छीन जाता है। इसीलिए आज हम देखते हैं ओल्ड एज होम बनाया गया है, जिनके बच्चे उन्हें समय नहीं दे पाते हैं, वे अकेले जीवन ना व्यतीत करके ऐसे ही और लोगों के साथ अपना जीवन, अपना समय बिताते हैं, ताकि उन्हें अंधकार में जीना ना पड़े। इसी इन्हीं कहा इसी बोल सकते हो, इन्हीं बातों को लेखक ने अत्यंत ही सुंदर ढंग से मजबूरी नामक कहानी में उभारा है। मनु भंडारी ने इस कहानी में हमारे समाज में व्याप्त इन्हीं बुजुर्ग औरत या लोगों के दुखों का अत्यंत ही एक मार्मिक स्वरूप उसको अंकित किया है इस कहानी में। और मजबूरी कहानी के माध्यम से मानो सच में ऐसे ही बुजुर्ग और अकेले रहने वाले लोगों की मजबूरियों को उन्होंने दर्शाया है, जिनके हाथों को थामने वाला कोई नहीं, क्योंकि अब जो है सभी अपने जीवन में अत्यंत ही व्यस्त है। आशा है इस कहानी को आप समझे होंगे। आगे की और जानकारी के लिए आप हिंदी सहायिका चैनल सुनते रहिए। धन्यवाद।